हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेख सिंह। हमने पिछली वीडियो में सीखा था ऋग वैदिक फेज के बारे में और उस समय पीपुल्स ऋग वैदिक पीपुल क्या यूज करते थे या फिर उनका रिलीजन क्या था, सारी चीज़ें, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज की वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक फेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि लेटर वैदिक फेज को आयरन एज क्यों कहा जाता है या फिर आयरन PGW फेज क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे डिस्कवरी ऑफ आयरन की खोज के बाद लेटर वैदिक फेज के पीपुल्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, या फिर वो एग्रीकल्चर टूल्स के यूज से हुआ या फिर वो आयरन के वेपन के यूज से क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि उनका सेटलमेंट क्या था या फिर इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय को अपने बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं लेटर वैदिक फेज के बारे में। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे ऋग वैदिक फेज में ऋग्वेदा का संकलन हुआ था, उसी तरह लेटर वैदिक फेज में 3 और वेदों का संकलन हुआ। उनका नाम है सामवेद। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों का संकलन हुआ। सामवेद क्या है? एक ये सिंगिंग फॉर्म है, ऋग्वेदा का सिंगिंग फॉर्म है सामवेद। यजुर्वेद में हम देखेंगे कि रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस का उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद जो कि चार्म्स और स्पेल के बारे में बताता है, काली शक्तियों के बारे में, इव्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अथर्ववेद बताता है। और इसको आयरन PGW फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय आयरन का यूज होने लगा था। और जो लेटर वैदिक फेज के पीपुल्स थे या आर्यंस थे, वो क्या यूज करते थे? वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी यूज करते थे। जो भी उनके बर्तन होते थे वो ग्रे वेयर के थे, पेंट थे ग्रे कलर से, इसलिए उनको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि एक सतपथ ब्राह्मण है जिसमें विदय माधव की कथा है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे आर्यन गंडक नदी के किनारे तक पहुंच गए थे बिहार में। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे आयरन एक्सपांड कर गए पंजाब से गंगा यमुना दोआब तक। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आयरन का खोज हुआ, आयरन से जो भी टूल्स बनाए गए वो काफ़ी मजबूत होते, स्ट्रांग होते थे, जिससे डिफॉरेस्टेशन आसान हुआ। क्योंकि उस समय गंगा यमुना दोआब वाला जो रीजन था वो काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। और जैसे जैसे इन्होंने पेड़ों की कटाई की और सेटलमेंट शुरू किया, वैसे वैसे ये बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए ये। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और कई जगह कुछ ट्राइब्स के बारे में मेंशन है, जैसे कि भरत ट्राइब, कुरु ट्राइब्स, कई ट्राइब्स और थे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे भरत ट्राइब्स और कुरु ट्राइब्स ने अलायंस करके कुरु ट्राइब्स का फॉर्म किया। कैसे कुरु ट्राइब्स बनाता है, जो कि कुरुक्षेत्र वाले रीजन पे रहते हैं, जिनका कैपिटल हस्तिनापुर था। उसी तरह किरवी ट्राइब्स और तुरु ट्राइब्स अलायंस करते हैं, बनाते हैं पांचाल, और इनका कैपिटल है अचित्रा और कंपिल्या। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। और कुरु ट्राइब्स की हिस्ट्री भी हम लोग को जानना चाहिए, वो हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो महाभारत का जो हम लोग देखेंगे जो प्रिंसिपल थीम है, मेन थीम है, वो कुरु ट्राइब पे ही है। कुरु ट्राइब में ही पांडव थे, कौरव थे, और पूरा महाभारत पांडव कौरव पे ही बेस्ड है। ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कैसे कि आयरन की डिस्कवरी के बाद जब उन्होंने आयरन का यूज शुरू किया तो कैसे चेंजेस आए उनके लाइफ में, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर टूल्स बनाना शुरू किया आयरन से, और उसी एग्रीकल्चर टूल्स की वजह से कैसे एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। और जब भी एग्रीकल्चर सरप्लस होता है तो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग का इंक्रीज होगा तो हम लोग के लिए क्या चाहिए? एक सेंटर चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना जो भी सामान है, सरप्लस है, उसको बेच सकें, या फिर जिसके पास सरप्लस है उसे खरीद सकें। तो इसके लिए एक ट्रेड सेंटर की जरूरत होगी, या फिर हम लोग को कोई कॉइन्स जैसे चीज़ की जरूरत होगी। ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड मीडियम होगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिससे सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था। और देखिए इसी वजह से सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ और मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, क्योंकि सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने आयरन्स के वेपन का यूज किया, जैसे स्वार्ड, तलवार का यूज किया, स्पीयर का, भाला, एरोहेड, हेलमेट और आर्मर का यूज करके वो क्या करने लगे? अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। जैसे राजन, एक ट्राइबल अपनी ताकत को बढ़ाएगा, इसका मतलब यह है कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को जीतता जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? मोनार्की आएगी यहीं पे। एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग का ओरिजिनेशन यहीं से होता है। और देखेंगे हम लोग क्या हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, जो हुआ, जो जन से जनपद में चेंज हो गया था। यहाँ पे टेरिटरी आ गई थी। जबकि हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक पीपुल क्या थे? नोमैडिक थे, पास्टोरल थे, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हो जाएगा और एनिमल हस्बेंड्री सेकेंड ऑक्यूपेशन हो जाएगी। ठीक है। और हम बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। तो ये दिल्ली वाला रीजन, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी,
या यूपी वाला रीजन, इन सब में इनका क्या था, सेटलमेंट था लेटर वैदिक पीपल का। हमको 700 साइट्स मिली थी, बट अभी तक हम लोग ने 2 ही 3 साइट का एग्जामिनेशन किया, जैसे हस्तिनापुर का, अतरंजी खेड़ा का और नौ का। ये तीनों साइट्स आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पीपुल थे, लेटर वैदिक पीपुल थे, वो मड ब्रिक्स हाउस में रहते थे। ठीक है, पास्टोरल एंड सेमी नोमैडिक लाइफ को छोड़कर ये एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। ठीक है, और ये सेटल लाइफ शुरू कर दिए थे, यहाँ से सेटल लाइफ शुरू हो गया। तो हमको ये भी पता होना चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए कि उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि ऋग वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल हेड होता था, राजन होता था, और उसका पावर, एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं था। बट लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि किंग एब्सोल्यूट पावर रखता था, मतलब कि उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जैसा कि ऋग वैदिक पीरियड में हम लोग देखते थे 3 समितियां थी, सभा, समिति और विदत, और यही समितियां लेटर वैदिक पीरियड में अपना इंपॉर्टेंस खो देती हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे ट्राइबल असेंबली लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीज एट देयर कॉस्ट। कैसे किंग का पावर एब्सोल्यूट हो जाता है और ये ट्राइबल असेंबलियां अपनी इंपॉर्टेंस खो देती हैं। और सभा और समिति जो है कंट्रोल किए जाने लगे चीफ के द्वारा और नोबल्स के द्वारा। वुमेन को अलाउ नहीं था सभा में भाग लेना, जबकि ऋग वैदिक एज में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋग वैदिक एज में वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा में। ठीक है, और अब यही सभा डोमिनेटेड किया जाने लगा वैरियर के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, और हम लोग 2 चीज़ों के बारे में और देखेंगे, एक मोनार्किकल स्टेट के बारे में बात करेंगे और एक हम लोग ओलिगार्ची के बारे में बात करेंगे। तो मोनार्किकल स्टेट का मतलब ये होता है कि एक सिंगल राजा के द्वारा एक सिंगल किंग होगा जो कि अपने पावर, एब्सोल्यूट पावर का यूज करेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि टेरिटरी वो जीतता जाता है, कोई भी किंग जैसे टेरिटरी जीतता जाता है वो अधिक महत्वाकांक्षी बनता जाता है और टेरिटरी के बारे में जीतने के लिए। ठीक है, उसका एम्बिशंस, एस्पायरेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे मोनार्किकल स्टेट का ओरिजिनेशन होता है। और वहीं पे हम ओलिगार्ची देखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लगता है, मतलब कि कई लोग मिल के किसी राज्य को जब चलाते हैं वहाँ पे ओलिगार्ची होता है या संघा होता है। इसका एक सुटेबल एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि वैशाली एक ओलिगार्ची थी। ठीक है, और यहाँ पे लेटर वैदिक फेज में हम देखेंगे कि बाली जो है एक प्रकार का जो वॉलेंट्री गिफ्ट था वो कंपलसरी हो गया था, बाली देना सबके लिए इंपॉर्टेंस हो गया था। और हम यहाँ पे 3 प्रकार के सेक्रीफाइसेस की भी बात करते हैं, अश्वमेध सेक्रीफाइसेस, राजसूय और वाजपेयी सेक्रीफाइसेस। तो अश्वमेध सेक्रीफाइसेस क्या होता था कि कोई अगर राजा कोई भी नई टेरिटरी जीतना चाहता है, नया क्षेत्र जीतना चाहता है, तो वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था। ठीक है, और दूसरा राजसूय यज्ञ, इसका मतलब होता था कि राजा अपने आप को सुप्रीमेसी स्टैब्लिश, जब भी राजा को अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी होती थी तब वो राजसूय सेक्रीफाइसेस करवाता था। तीसरा वाजपेयी सेक्रीफाइसेस, इसमें राजा अगर बूढ़ा हो जाता था तो वो ये यज्ञ करवाता था, वाजपेयी यज्ञ करवाता था, और इस चीज़ को साइकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता था। इसका मतलब ये होता था कि कहीं हम देखते हैं कि कैसे उन लोग का रथ दौड़ होता था या घुड़सवारी होता था, घुड़दौड़ होता था, जिसमें राजा को जिता दिया जाता था, जिससे वो साइकोलॉजिकल खुश हो जाता था कि मैं ही मैच्योर हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक मैं ही हूँ। तो इसके लिए वाजपेयी सेक्रीफाइसेस किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सोशल लाइफ क्या थी, लेटर वैदिक फेज में पीपुल की सोशल लाइफ क्या थी। तो जो सोशल स्ट्रक्चर था वो 4 भागों में डिवाइड था। सबसे ऊपरी लेयर पे ब्राह्मण आते थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद वैश्य आते थे, और सबसे नीचे शूद्र होते थे। तो ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम था कि यज्ञ करवाना, मंत्रों का उच्चारण करना, जबकि क्षत्रिय एक वैरियर क्लास थी, उसका मेन काम था कि लड़ाई करना, युद्ध करना, युद्ध में जीतना। ठीक है, और जो तीसरा वैश्य थे वो एग्रीकल्चर करते थे और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती का काम करते थे वैश्य। और जो शूद्र थे वो उनको सबसे नीचे रखा गया था हायरार्की में, और वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। जैसे कि शूद्र को नॉन आर्य कहा जाता था, और इन तीनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को आर्य कहा जाता था। ठीक है, ये चतुर्वर्णा सिस्टम था और बेस था किस पे? बर्थ पे। मतलब अगर तुम किसी भी वर्ण में जन्म ले रहे हो तो तुम उसी भी वर्ण में रहोगे। जैसे कि ऋग वैदिक पीरियड में क्या था, वहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ द वर्ण था, मतलब अगर तुम किसी भी वर्ण में जन्म ले रहे हो तो उस वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कैसे कैसे आप देख रहे हैं सोसाइटी कैसे कैसे स्ट्रिक्ट होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ द वर्ण नहीं था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कि आर्यन को, जो आर्यन थे उनको सीक्रेट थ्रेड, जनेऊ धारण करने की, मतलब वो जनेऊ धारण कर सकते थे, इसीलिए उनको द्विज बोला जाता था, उनको द्विज कहा जाता था। ठीक है, और जो नॉन आर्यन थे वो कई चीज़ों से, कई सोशल और रिलीजियस राइट से वंचित रह गए। ठीक है,
10वें बुक, ऋग्वेद के 10वें बुक में पुरुष सूक्त का मेंशन किया गया है। ठीक है, ये एक मिथिकल कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको विराट पुरुष कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां बुक है वो सबसे बाद में, मतलब कि लेटर वैदिक फेज जब शुरू हुआ था तब वो 10वां बुक ऐड किया गया था। ठीक है, और हम उसमें ये भी देखते हैं कि एक विराट पुरुष का मेंशन किया गया है कि ब्राह्मणा उसके मुख से निकलते हैं, क्षत्रिय उसके आंत से निकलते हैं, या फिर जो वैश्य है, ठीक है, वैश्य उसके मतलब कि थाई से निकलते हैं, या और जो शूद्रा हैं, शूद्र उसके फीट से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ये भी मेंशन किया गया है 10th बुक ऑफ द ऋग्वेदा में। ठीक, अब हम लोग आश्रम के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप था लेटर वैदिक पीरियड में। आश्रम 4 भागों में डिवाइड था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम था उसमें स्टूडेंट लाइफ जी जाती थी, बच्चे पढ़ते थे आश्रम में जाके, गुरुकुल में जाके। गृहस्थ में वो अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाएंगे, ठीक है, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लड़का बच्चा पैदा करेंगे। वानप्रस्थ में हम लोग क्या देखते हैं, वानप्रस्थ में देखते हैं कि धीरे धीरे वो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को, वैभवशाली लाइफ को, वैभव के जीवन को वो धीरे धीरे छोड़कर संन्यास की तरफ वो चलेंगे। और संन्यास में क्या होता है कि वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर संन्यास की तरफ चल देंगे। ठीक है, ये चारों आश्रम के बारे में हमको पता होना चाहिए। 5वां चीज हमको ये पता होना चाहिए कि उनका रिलीजन क्या था। तो जैसा कि हमने ऋग वैदिक एज में देखा था कि इंद्र, अग्नि, वरुण ये सब इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, बट जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में वो सेटल लाइफ शुरू कर दिए, तो क्या होता है कि उस समय नेचर के हिसाब से भी गॉड्स को वो सब पूछते थे। तो यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, इंद्र, अग्नि और वरुण का, और उनका जगह ले लिए प्रजापति, द क्रिएटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और भगवान गॉड्स लाइक रुद्र, विष्णु का भी इंपॉर्टेंस काफी लेटर वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, लोग पूजा करते थे भगवान का कुछ मेटेरियलिस्टिक रीजन की वजह से। सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। 2 प्रकार के सेक्रीफाइसेस होती थी, एक पब्लिक सेक्रीफाइसेस होता था, एक प्राइवेट सेक्रीफाइसेस होता था। तो पब्लिक सेक्रीफाइसेस जो भी होता था वो कम्युनिटी के द्वारा या राजा के द्वारा किया जाता था, और जो इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस होता था वो, या जो प्राइवेट सेक्रीफाइसेस होता था वो इंडिविजुअल के द्वारा उस घर में किया जाता था। और यहीं से आप देखेंगे कैसे जब सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो कैसे कैसे पॉपुलेशन ऑफ एनिमल डिक्रीज हुआ। मतलब कि उसमें बैल जो कि कृषि के कार्य में आते थे, जैसे जैसे उनका सेक्रीफाइसेस बढ़ा तो कृषि के लिए बैलों की कमी हो जाएगी, जिससे एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। तो आप यही देखेंगे कैसे बाद में जाके ये प्रथा खत्म भी कर दी गई, सेक्रीफाइसेस कम कर दिया गया काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग ये भी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा वो होगा बुद्धिज्म से रिलेटेड, और फिर हम लोग जैनिज्म की बात करेंगे। ओके फ्रेंड, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।